आप भी यही सोचते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 ईयर होता है या फिर 20 ईयर होता है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। हम आज करेंगे वीएनएस का सेक्शन 6 और सेक्शन 7। तो सेक्शन 6 जो है वो बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट की। ठीक है, कि वो बोलता है कि सेक्शन 6 में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो 20 ईयर्स के इक्वल मानी जाती है। बट 20 ईयर्स के इक्वल क्यों मानी जाती है? सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिक पर्पसेस के लिए। पर एक्चुअल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो टिल नेचुरल डेथ होती है, पूरी जिंदगी कन्विक्ट को जेल में रहना हो। तो 20 ईयर नहीं है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहाँ पे 20 ईयर है वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए है, ताकि कोर्ट जो है कैलकुलेट कर सके। अब आप एग्जांपल ले लो कि कोई ए है, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो वो 1/3 अपनी इम्प्रिजनमेंट काटने के बाद ही एलिजिबल होगा। किसके लिए? पेरोल के लिए। अब पेरोल की एलिजिबिलिटी के लिए अब हमें कोई फिगर तो चाहिए। ऐसे तो पता नहीं है, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, हमें क्या पता वो इंसान कब तक जिंदा रहेगा। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन के लिए सेक्शन 6 में दिया है कि आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर मान लेना है, तो उसके साथ कैलकुलेशन करनी है। अब 1/3 अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, 1/3 ऑफ 20 आ जाएगा 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। ठीक है, तो 6 ईयर 8 मंथ्स के बाद जो है पर्सन पेरोल एलिजिबिलिटी में आ जाएगा, जबकि ये गारंटीड नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। तो नेक्स्ट जो है, अब इसमें हम केस लॉ डिस्कस करेंगे। तो एक केस है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1961 का है। तो इसमें क्या बोला गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू पूरी जिंदगी जेल में। ठीक है, ये 14 साल एक सिर्फ मिथ है। तो सेक्शन 6 जो है वो हमें एक कैलकुलेशन टूल प्रोवाइड करता है कैलकुलेशन के लिए, कि हाँ मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है 20 इयर्स के लिए है फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। एक्चुअल में सजा कम नहीं होती, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन टूल है। तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसे ही सेक्शन 6 भी एक लीगल फॉर्मूला देता है हमें कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इस तरह से ये सेक्शन हमें बिल्कुल क्लैरिटी देता है और कंसिस्टेंसी लाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि इट इज फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस ओनली। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 7 की तरफ। तो सेक्शन 7 जो है वो बात करता है सेंटेंस की, कि जो सेंटेंस है वो राइगरस इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दी सकती है, या फिर दोनों को मिक्स करके भी कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट की चॉइस है कि वो केस टू केस देखेगा, केस की ग्रेविटी देखेगा और उसकी सर्कमस्टांसेस देखेगा, उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि वो किसी को राइगरस इम्प्रिजनमेंट देना चाहता है या सिंपल देना चाहता है या दोनों मिक्स देना चाहता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो किसी ने सिर्फ माइनर हर्ट किया, ठीक है, ए ने बी को थप्पड़ मार दिया। अब केस गया तो कोर्ट ने क्या किया, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया। अब क्या किया दूसरे केस में, एक्स ने वाई को जो है धक्का मार दिया और उसके हेड पे कोई रोड मार दी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये ग्रीवियस हर्ट हो गया है ना। तो इस केस में कोर्ट ने राइगरस इम्प्रिजनमेंट दे दी। अब देखिए, अब देखे जाए दोनों में ही हर्ट हुआ है, ठीक है, पर पनिशमेंट अलग अलग मिली है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स अलग हो गए, जो क्राइम की ग्रेविटी है वो अलग हो गई और सर्कमस्टांसेस अलग हो गए। एक में माइनर हर्ट था, एक में ग्रीवियस हर्ट था, तो इस करके वो पनिशमेंट जो है वो चेंज हो गई। सो क्विक रिकैप, सेक्शन 6 बात करता है काउंट लाइफ एज 20 इयर्स फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस ओनली, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। सेक्शन 7 जो है वो टाइप्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट बताता है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन रहता है कि केस टू केस देख के कि किस में वो राइगरस इम्प्रिजनमेंट देगा, किस में सिंपल, या किस में वो दोनों मिक्स देगा। ऐसा क्यों? ताकि फेयरनेस रहे इन सेंटेंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। Thank you very much. I hope you liked the video and you'll understand it nicely. Thank you.